हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इतिहास ज्ञानम। यार, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी सोर्सेज के बारे में। देन आई ऑल्सो डिस्कस्ड द टाइप्स ऑफ सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज, एंड गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द विजुअल सोर्सेज। और फिर हमने एविडेंस देखा था, व्हाट इज एविडेंस। एंड देन वी मूव्ड टुवर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन sources and evidence. And then we also talked about different perceptions given by various historians on evidence. और आज के लेक्चर में हम बेसिकली तीन टर्म्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज माइक्रो हिस्ट्री, मैक्रो हिस्ट्री एंड मेटा हिस्ट्री। तो देर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री वर्ड्स एंड विल बी सीइंग इट इन टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम वही देखेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आगे। यार, माइक्रो हिस्ट्री अगेन, आप नॉर्मल इंग्लिश में वर्ड पढ़ेंगे माइक्रो, ठीक है, इसको आप ब्रेक कर लो। तो माइक्रो का जो इंग्लिश में मीनिंग होता है वो समथिंग रिलेटेड, मतलब समथिंग रिलेटेड टू स्मॉल, ठीक है, कुछ छोटा, कुछ ऐसा समझ में आता है। माइक्रो मीन्स छोटा, लिटिल, स्मॉल। तो माइक्रो हिस्ट्री से हमको क्या समझ में आया कि हम जो हिस्ट्री में स्टडी करेंगे वो हम वी विल फोकस ऑन द इंटेंसिव स्टडी ऑफ स्मॉल यूनिट्स। जो, अब देखो, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हम एशियन इंडिया में मगध के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो मगध तो एक बहुत बड़ा किंगडम हो गया। हम उसका जो स्मॉल यूनिट है, स्मॉल यूनिट कौन होते हैं? जैसे इंडिविजुअल्स, ठीक है। मगध के जो डेवलपमेंट में जो स्मॉल इवेंट हुआ होगा, सपोज करो उसकी किसी किंगडम से लड़ाई हुई होगी, उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसके ऊपर, और या फिर कोई भी पर्टिकुलर विलेज है, ठीक है, लोकल कल्चर है उसके ऊपर। तो जब भी हम हिस्ट्री में हम लोकलाइज्ड स्टडी करते हैं, वी स्टडी इन स्मॉल यूनिट्स, हम उन मार्जिनलाइज्ड और इग्नोर्ड चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो उस हम हिस्टोरिकल मेथड को क्या कहते हैं? माइक्रो हिस्ट्री, ठीक है। एंड व्हाट वी डू इन दैट, थ्रू दैट माइक्रो स्टडी, थ्रू दैट स्टडी ऑफ लोकलाइज्ड यूनिट्स, ठीक है, हम लोग एक्सप्लोर करते हैं ब्रॉडर हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 1857 का जैसे रिवोल्ट हुआ, ठीक है। अब 1857 रिवोल्ट काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स और पूरे नॉर्दर्न इंडिया के काफ़ी रीजन्स में हुआ, जैसे मेरठ में, झांसी में, ठीक है, और कानपुर में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, लखनऊ में, एंड इनफैक्ट बिहार का जो आरा रीजन है वहाँ पे भी हुआ, ठीक है। अब ये एक ब्रॉडर हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल इवेंट है 1857 रिवोल्ट। अब हमको उसकी स्टडी करनी है। तो उसकी स्टडी के लिए सपोज करो हमने एक लोकल एरिया पकड़ लिया, झांसी का एरिया पकड़ लिया। तो झांसी का एरिया का हमने स्टडी किया, हिस्टोरिकल हमने सोर्सेज निकाले, उनको पढ़ा। तो हमने उस टाइम का गजेटियर्स देखे, उस टाइम का हमने ओरल हिस्ट्री देखी, काफ़ी और चीज़ें देखी। और हमने एक झांसी डिस्ट्रिक्ट को पकड़ के हमने एक 1857 जो एक ब्रॉडर हिस्टोरिकल इवेंट है, हमने उसको स्टडी किया, 1857 रिवोल्ट इन झांसी। और उससे हमने उसकी नेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी। तो अब सपोज करो, अगर हम अगर हम इस ब्रॉडर इवेंट की अगर हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, हम मैं ये एग्जांपल है तो 1857 के सपोज करो कुछ हिस्टोरियंस ये बोल रहे हैं कि यार यहाँ पे जो फार्मर लोग हैं, इन लोगों ने इसमें इस 1857 रिवोल्ट में फार्मर्स का कोई रोल नहीं था, इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था। पर हमने जब झांसी, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट झांसी में स्टडी किया इस इवेंट का, 1857 रिवोल्ट को, तो सपोज करो ये पाया गया कि यहाँ पे तो बहुत सारे फार्मर्स भी इन्वॉल्व थे, ठीक है। सो थ्रू दैट स्टडी ऑफ अ लोकलाइज्ड एरिया ऑफ अ ब्रॉडर हिस्टोरिकल इवेंट, हमने वो पूरा का पूरा नैरेटिव ही पूरा चैलेंज कर दिया जो हमारे सामने प्रेजेंट था। सो दैट इज़ वाई स्टडीइंग अ हिस्टोरिकल इवेंट एट अ माइक्रो लेवल, एट अ लोकलाइज लेवल, एक छोटे एरिया में, ठीक है, हम ब्रॉडर हिस्टोरिकल क्वेश्चंस को देखते हैं। एंड व्हाट वी डू विद दैट, वी रिवील लार्जर कल्चरल और सोशल पैटर्न्स थ्रू डिटेल्ड एंड लोकलाइज्ड एनालिसिस। ये भाई माइक्रो हिस्ट्री में हम करते हैं, ठीक है। तो अगेन इट कंसंट्रेट्स ऑन वेरी स्मॉल स्केल यूनिट्स ऑफ स्टडी, एंड ये डेवलप हुआ था इटली में इन 1970s। एंड ये एज अ रिएक्शन किसके अपोजिट रिएक्शन में हुआ था? लार्ज स्केल जो हमारे हिस्टोरिकल मेथड्स से,
जैसे कि मार्क्सिज्म एंड एनालिसिस स्कूल्स के लॉन्ग ड्यूरी जो कंसेप्ट है, आप मेरा ये फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखना इसी लेक्चर में, तो मैंने लॉन्ग ड्यूरी और एनालिसिस स्कूल का मैंने बता रखा है, ठीक है, कि क्या कंसेप्ट दिया था उन लोगों ने। एंड एनालिसिस स्कूल के जो फाउंडर है वो उसमें फंडेंड बर्नॉर्ड और हमारे मार्क ब्रोच, तो दो हमने उसमें ये डिस्कस किए थे, ठीक है। तो और उन्होंने ही लॉन्ग ड्यूरी का ही कंसेप्ट भी दिया था। तो ये जो ब्रॉडर हिस्टोरिकल ये मेथड्स ये लोग यूज़ करते थे, तो उसके रिएक्शन में ये माइक्रो हिस्ट्री का जो हिस्टोरिकल मेथड है ये आया था, एंड इट गॉट डेवलप्ड इन इटली इन 1970s। एंड इसका जो हिस्टोरिकल मेथड है, व्हाट डज इट डू, इट एम्प्लॉयज दिस डिस्क्रिप्शन इंस्पायर्ड बाय कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी टू इंटरप्रेट। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, देखो, एक एथनोग्राफी एक शब्द होता है, एक होता है एंथ्रोपोलॉजी। तो एथनोग्राफी, व्हाट डज एथनोग्राफर डू, वो वहाँ पर्टिकुलर वो एक लोगों के बीच में जाता है और वहाँ के लोगों के बीच में रहता है, ठीक है। एंड दैट स्टडी जो उससे निकल के आती है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। सपोज करो आप किसी सेंटिनलीज ट्राइब है अंडमान में, ठीक है, आप उन ट्राइबल्स के बीच में गए, ठीक है, आप उनके साथ 1 महीना 2 महीना रहे, उनकी लाइफ को आपने बहुत क्लोजली देखा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एथनोग्राफी। बट द स्टडी दैट इमर्जेज आउट ऑफ इट, जो उससे आपकी नॉलेज एक्वायर हुई, दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सो इट माइक्रो हिस्ट्री के लिए नेचुरली आपको एक छोटे डिस्ट्रिक्ट या लोकलाइज्ड एरिया में जाना पड़ेगा, वहाँ के जो कम्युनिटीज़ है उनके बीच से आपको ओरल हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी, उनकी उनकी कहावतों से इतिहास निकालना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ वॉट इट डज। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ मेथड। सो इट एम्प्लॉयज थिक डिस्क्रिप्शन इंस्पायर्ड बाय कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी टू इंटरप्रेट। नाउ इट एम्स टू चैलेंज डोमिनेंट हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, जैसा कि मैंने आपको 1857 में बताया, एग्जाम्पल लेके बताया, कि अगर मैं फिर से वो रिपीट करता हूँ कि अगर सपोज करो हमने ब्रॉडर तरीके से किसी पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट को हमने स्टडी किया, और उन्होंने पाया जैसे 1857 में सपोज करो पीजेंट का मान लो रोल नहीं था, ठीक है, बट थ्रू दैट लोकलाइज्ड स्टडी, ठीक है, वो हमने ये पाया कि जहाँ से एरिया में ये फार्मर्स का वो था, फार्मर्स पूरा का सपोर्ट, फार्मर्स का पूरा इन्वॉल्वमेंट था इस रिवोल्ट में, तो हमने क्वेश्चन कर दिया, हमने चैलेंज कर दिया। व्हाट डिड वी चैलेंज? वी चैलेंज द डोमिनेंट हिस्टोरिकल नैरेटिव थ्रू a localized study. So, historical narratives by highlighting the complexity of everyday life, the perspectives of marginalized little people, and the rich texture of individual experience. अब जो कार्लो गिन्सबर्ग हैं, ठीक है, ये इन्होंने ये थोड़े एक तरह से आप ये समझ लिए ये पाइनियर हैं माइक्रो हिस्ट्री के, एंड इनकी बुक है द चीज़ एंड द वॉर्म्स। तो दिस पर्टिकुलर बुक इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल विच employs this micro historical method, ठीक है। सो माइक्रो हिस्ट्री इट डज नॉट रिजेक्ट लार्जर हिस्टोरिकल प्रोसेसेस, हम वो रिजेक्ट नहीं करते हैं, बट व्हाट डज इट डू, इट यूजेस डिटेल्ड स्टडी टू टेस्ट एंड एनरिच देम, रिस्टोरिंग द ह्यूमन फेस टू हिस्ट्री थ्रू मेटिकुलस नैरेटिव ड्रिवन रिसर्च। तो शायद आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। नाउ कुछ इसमें इंडियन बुक्स है जो ये मेथड एम्प्लॉय करती है। सो जैसे इसमें ये है द स्काई पोर डाउन कैंडी बाय रिया गुप्ता, या बुक्स के नाम भी आप याद कर सकते हैं, कई बार पूछ भी लेते हैं ये यूजीसी नेट में, और काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं ये लोग। ना व्हाट डज इट, ये थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है इस बुक का कि इस बुक में क्या है। सो दिस बुक यूजेस माइक्रो हिस्ट्री टू रिकन्स्ट्रक्ट एवरीडे लाइफ एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स इन अर्ली मॉडर्न साउथ एशिया, फोकसिंग ऑन द लाइफ ऑफ माइनर मुगल ऑफिशियल्स। तो भाई हमने मुगल्स की जब स्टडी करी तो मुगल्स में हमने राजाओं पे तो कंसंट्रेट कर लिया, बट व्हाट दिस हिस्टोरियन इज डूइंग, रिया गुप्ता, और ये इनकी बुक है द स्काई पोर डाउन काइंडी में, ये लोग जो मुगल ऑफिशियल्स हैं जो लेस इन्फ्लुएंशियल हैं, जो छोटी जिनकी पदवी है, जिनका डेजिग्नेशन थोड़ा छोटा है, उनकी लाइफ पे उसने फोकस किया, ठीक है। व्हाट वाई टू रिकन्स्ट्रक्ट एवरीडे लाइफ, उनकी क्या एवरीडे लाइफ थी आम जनता की उस समय पे, ठीक है, एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स। And through this book, she demonstrates how individual experience relate to larger social political structures, ठीक है। जो उस समय का मुगल पीरियड में जो सोशो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन था उस समय पे, तो जो आम जनता है, जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो लोअर मुगल ऑफिशियल्स हैं, जिनकी
छोटी पदवी पे वो काम कर रहे हैं, उनके क्या इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस थे, उनकी जो बड़े लेवल पे राजा लोग जो पॉलिसीज़ बना रहे थे, ठीक है, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे उनकी पॉलिसीज़ से। तो अगेन मुजफ्फ़र आलम है, मुजफ्फ़र आलम तो बहुत फेमस है माइक्रो हिस्ट्री के लिए। इनकी एक अवध के ऊपर भी बुक है, ठीक है, उसमें भी बेसिकली इन्होंने यही चैलेंज किया है। तो एक इन्होंने ब्रॉडर नैरेटिव इसमें चैलेंज किया था जो अवध के ऊपर बुक लिखी हुई है, कि उसमें जैसे हम बोलते हैं कि मुगल जो किंगडम है, ठीक है, इट वाज अ इट इट मतलब वो बहुत ही जो उसका स्ट्रक्चर था वो बहुत ही टाइट था। एंड मतलब काफ़ी जो सेंटर था दिल्ली में जो सेंटर था, जो मतलब राजतंत्र था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। बट थ्रू द स्टडी ऑफ अवध, तो उन्होंने ये बताया कि जो अवध था उसके अपने इंडिपेंडेंट रिलेशंस भी थे, उसके अपने अपने इंडिपेंडेंट ट्रेड रिलेशंस भी थे, और वहाँ पे जो मुगल अथॉरिटी थी वो थोड़ी वीक थी। और जो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट वहाँ पे जो वहाँ के लोकल मतलब इनके मुगल गवर्नर्स थे, ठीक है, वो राइज होने शुरू हुए एंड दे स्टार्टेड चैलेंजिंग द मुगल अथॉरिटी। तो वो जो एक हमारा पैटर्न, एक जो थॉट बना हुआ था कि मुगल्स की जो अथॉरिटी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी सेंटर पे, और पूरा जो किंगडम था उनका वो बहुत ज़्यादा मतलब उनके कंट्रोल में था। तो जब अवध की स्टडी करी तो वही समझ में आया कि पेरिफेरी वाले जो स्टेट्स थे वो मतलब लूजली टाइड थे सेंटर से। सो दैट्स व्हाट वी कम थ्रू। ये मुजफ्फर आलम का जो अवध पे बढ़ता। इनकी एक ऐसी ही ये बुक है, द फ्रैगमेंट्स टू आर्काइव्स, a methodological manifesto. And so this work exemplifies microhistory by piecing together fragmentary Persian, Hindi, Marathi, and English sources to narrate the history of a landed family across generation under various regimes, showing local histories ties to imperial and social structures. अब देखिए तवाइफ नामा, ये सब मतलब मैंने बताया ना, जैसे माइक्रो हिस्ट्री में हम इग्नोर्ड लोग ही ज़्यादा बात करते हैं जो लेस इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज़ वाई माइक्रो हिस्ट्री इज़ अ डोमिनेंट मेथड यूज्ड इन सबॉल्टन स्टडीज़ एज वेल। सबॉल्टन स्टडी जो रंजीत गुहा जिसके पाइनियर हैं, वो आगे मैं स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री बताऊँगा, ठीक है। तो वो इग्नोर्ड लोग ही बात करते हैं सबॉल्टन स्टडीज़ में। सो दैट इज़ वाई इन सबॉल्टन स्टडीज़ ऑल्सो वी द ऑथर्स दे आर जनरली यूजिंग दिस माइक्रो हिस्ट्री वाला जो हिस्टोरिकल मेथड है, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सबा दीवान है, अगेन वेरी ग्रेट हिस्टोरियन, तवाइफ नामा इनकी किताब है। और ये आप जैसे नाम पे ही समझ पा रहे होंगे, इट इज़ दिस बुक इज़ ऑन कोर्टिशन, मुगल कोर्टिशन, ठीक है। तो अब कोर्टिशन कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, तो उनके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो इट्स अ माइक्रो हिस्टोरिकल कल्चरल नैरेटिव दैट शेड्स लाइट ऑन द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी ऑफ कोर्टिशंस। कोर्टिशंस होती हैं गणिकाएँ, मतलब जो वेश्याएँ जो डांस करती हैं हमारे मतलब सोसाइटीज़ में, जो लोगों को एंटरटेन करती हैं। तो कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में जो ये जो क्लास ऑफ पीपल थे, जो कोटिशंस थी, इनकी लाइफ के ऊपर ये लोग, इनकी इनकी ये बुक है तवायफ नामा। तो यूजिंग डिटेल्ड लोकलाइज स्टोरीज टू चैलेंज ब्रॉड कल्चरल असम्पशंस। तो अगेन वही है, देखो मैंने कहा ना इग्नोर्ड लोगों के ऊपर, तो आप वो तभी करेंगे जब आप पूरे हिस्टोरिकल इवेंट में या फिर कोई जो डोमिनेंट स्ट्रक्चर है उसमें से एक छोटा एरिया पकड़ेंगे और उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। देन थ्रू दैट स्टडी यू ट्राई टू रिफाइन योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मेजर हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश नैरेटिव्स हैं उनको आप चैलेंज करेंगे या फिर रिफाइन करेंगे, आपको ज़्यादा अच्छे से उसमें कुछ नए ऐड करेंगे थ्रू माइक्रो हिस्ट्री। एंड अगेन ये बुक है आइडियोलॉजी, मेमोरी एंड रिटन इंडियन हिस्ट्री by Sabyasachi Bhattacharya. So this book implies micro-historical methods to analyze ideological and cultural memory and Indian historiography, emphasizing localized perspectives and the nuances of historical memory. तो ये कुछ काफ़ी सारी और भी बुक्स हैं, ठीक है। ये तो मैंने बहुत ही छोटे एग्जाम्पल लिए 3-4 किताबों के, ताकि आपको एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाए। और जब आप इन बुक्स को स्टडी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द माइक्रो हिस्टोरी, ये कैसे आप ये लोकलाइज एरिया को स्टडी करके ये ब्रॉडर हिस्टोरिकल नैरेटिव को ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अब मैक्रो हिस्ट्री, अब अगेन जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे हो मैक्रो, तो मैक्रो है मतलब समथिंग रिलेटेड टू बिग, ठीक है, कुछ बड़ा है यहाँ पे। तो मैक्रो जस्ट माइक्रो का उल्टा है। तो इन मैक्रो हिस्ट्री वी स्टडीज large scale long term historical patterns and processes that span centuries or even millennia. We examine broad themes like the rise and fall of civilizations. हम broad theme के बारे में बात कर रहे हैं, हम कोई उस broad
पर्टिकुलर कोई इवेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्रॉड इवेंट की बात कर रहे हैं जो सेंचुरीज, मतलब सपोज करो इंडिया का कॉलोनियल पीरियड है, तो कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश टाइम से पूरा जो ब्रिटिश फ्रॉम द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, एडवेंट तो नहीं, फ्रॉम द लाइक फ्रॉम बैटल ऑफ प्लासी बेसिकली यू कैन से 1757 से 1947, करीब करीब 190 साल या कितने हुए, हाँ 190 साल हो गए। तो 190 साल का जो पूरा हिस्ट्री है ये तुम्हारा मॉडर्न इंडिया का है। तो हम पूरे मॉडर्न इंडिया की जब स्टडी करेंगे तो दैट विल कम इन मैक्रो हिस्ट्री। बट इस मॉडर्न इंडिया में हम किसी पर्टिकुलर इवेंट की कोशिश अगर स्टडी करेंगे जो बहुत छोटा इवेंट है, ठीक है, तो वो एक माइक्रो हिस्ट्री हो जाएगा, जैसे 1857 रिवोल्ट हो गया। अब इस 1857 भी अगर हम देखें ये उस समय का एक ब्रॉड पर्टिकुलर इवेंट है, उसमें भी हम किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की मान लो स्टडी करेंगे तो वो अगेन माइक्रो हिस्ट्री है। सो दैट्स व्हाट इट इज़। नाउ इन मैक्रो हिस्ट्री वी एग्जामिन ट्रेंड्स लाइक सोशल, इकोनॉमिक, political or cultural transformation across civilizations or humanity as a whole. So, and it balances local or micro study with large scale analysis. And it is often interdisciplinary in nature, क्योंकि ये broad historical questions की बात कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है, लाइक ट्रेंड्स, हम सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रेंड कर रहे हैं, तो भाई सोशोलॉजी भी इसमें आ जाएगी, पॉलिटिकल साइंस भी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स भी आ जाएगी, तो हम काफ़ी इंटरडिसिप्लिनरी हमारी ये नेचर हो जाती है मैक्रो हिस्ट्री की। अगर आप जैसे मास्टर्स की कुछ रीडिंग्स देखेंगे सिलेबसेस में, तो आपको वो डिफरेंट डिसिप्लिन्स में कई बारी ओवरलैप भी करती हैं, ठीक है। सपोज करो एडम स्मिथ है, तो एडम स्मिथ का वो आपको इकोनॉमिक्स में ही मिलेगा, वो आपको हिस्ट्री में मिलेगा, तो ओवरलैप्स भी करती हैं। सो दैट इज़ वाई जो मैक्रो हिस्ट्री है, सॉरी मैक्रो हिस्ट्री, इट इज़ ऑफन इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। अब जैसे एग्जाम्पल है, हम इसमें कंसेप्ट की बात करेंगे, कंसेप्ट जैसे कंपेयरिंग फ्यूडलिज्म अक्रॉस रीजन टू एक्चुअली फॉर्मुलेट कॉमन फीचर्स और ऑरिजिन्स। हम अगर फ्यूडलिज्म को हमें मतलब स्टडी करना है, उसके कॉमन फीचर्स देखने हैं, तो हम फ्यूडलिज्म को अलग अलग रीजन्स में स्टडी करेंगे, एंड थ्रू दैट वी विल बी कमिंग आउट विद सम कॉमन फीचर्स और ऑरिजिन्स ऑफ फ्यूडलिज्म। सो वी आर डेफिनेटली, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग फ्यूडलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं मैक्रो हिस्ट्री में। थ्योरीज अबाउट प्रोग्रेस टुवर्ड्स मॉडर्निटी, रेशनैलिटी और इकोनॉमिक मोड्स लाइक कैपिटलिज्म, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैक्रो हिस्ट्री में हम बात करते हैं। कैपिटलिज्म जो थ्योरीज हैं इनके बारे में बात कर रहे हैं। माइक्रो हिस्ट्री में हम इस थ्योरी का जो कॉमन हमने बनाया हुआ है, ठीक है, एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, उसके फीचर्स बनाए हुए हैं, उन फीचर्स की हम लोकलाइज्ड एरिया में हम लोग स्टडी करेंगे। देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी दिस थ्योरी एंड ट्राई टू चैलेंज द ग्रैंड नरेटिव्स दैट हैव बीन बिल्ट थ्रू इट। अब जो मेजर इसमें बुक्स हैं हमारी दैट यूज़ मैक्रो हिस्ट्री हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी, इसमें तो बहुत सारी बुक्स हैं जो फेमस आपकी सारी बुक्स हैं, ये सब मैक्रो हिस्ट्री ही फॉलो करते हैं। क्योंकि जैसे आप इंडियन हिस्ट्री की पूरी कोई बुक देखेंगे, जैसे आर एस शर्मा है, तो पूरी एंशियंट इंडिया के ऊपर उन्होंने एक बुक लिख दी, तो दैट विल बी ऑफन, दैट विल डेफिनेट, वो इनहेरेंटली वो मैक्रो हिस्ट्री वो मेथड एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो जैसे उपिंदर सिंह मैम की ये काफ़ी अच्छी, ये बहुत फेमस बुक है, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, ठीक है। So this book synthesizes archaeological, epigraphic, and literary data to trace major developments in India's civilization from prehistory to 12th century, highlighting structural और and long run changes. पूरा ये इतना बड़ा टाइम पीरियड हो गया, देखो प्री हिस्ट्री से लेकर 12th सेंचुरी एडी तक आपका ये टाइम पीरियड हो गया, तो अपना आप ही ये मैक्रो हिस्ट्री हो गया। माइक्रो हिस्ट्री मैक्रो हिस्ट्री में क्या कर रहे थे हम, माइक्रो हिस्ट्री में क्या कर रहे थे, एक बिल्कुल छोटा सा पीरियड, वो भी उसमें भी अगर एरिया पकड़ लिया हमने तो वो पूरी माइक्रो हिस्ट्री हो गई। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बहुत फेमस बुक है जवाहरलाल नेहरू की। तो इट्स अ नैरेटिव ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन डिस्कसिंग इट्स ब्रॉड फिलोसफिकल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल पैटर्न्स ओवर मिलेनिया। ईयर्स में बात कर रहे हैं हम, कई सालों में, शताब्दियों में, ठीक है, 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष, ऐसे बात कर रहे हैं। अर्ली इंडिया, ये अगेन बुक है इनकी, रोमिला थापर की, बहुत फेमस है ये भी। तो दिस इन्फ्लुएंशियल बुक्स प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चरल अकाउंट ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। टाइम पीरियड से आपको पता लग जाएगा, अर्ली इंडिया फ्रॉम ओरिजिन से 1300 AD तक। और ये देखिए आप इसमें एंशियंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, ठीक है, थोड़ा सा वो हो गया हमारा, एंशियंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, टाइम पीरियड आपको इसी से समझ में आ जाएगा। तो दैट्स हाउ इट इज़। अगेन ये बुक्स के नाम आप नोट भी कर सकते हैं, बहुत बारी मैच करने के लिए आ जाते हैं। द वंडर दैट वाज इंडिया बाय एल बेशम। So the Basham takes a macro perspective covering religious, social and cultural developments and their cumulative impact on Indian civilization.
ये है एक। अब ये इन दोनों से डिफरेंट थोड़ा सा कंसेप्ट है, ये है मेटा हिस्ट्री। देखिए बहुत सिनो मतलब काइंड ऑफ होमोनिम से लगते हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं, मैक्रो माइक्रो मेटा हिस्ट्री, बट थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है। माइक्रो और मैक्रो तो जस्ट अपोजिट है, बट मेटा हिस्ट्री वो अलग है। मेटा हिस्ट्री क्या है, ये फोकस किस चीज़ पे कर रहा है, ये फोकस कर रहा है कि हिस्ट्री कैसे लिखी गई है, तो क्या स्ट्रक्चर यूज़ किया है। सो इन मेटा हिस्ट्री it examines the underlying structures, narrative choices that shape how historians write and interpret history. ये पर्टिकुलर ये कंटेंट की बात नहीं कर रहा है, ये मतलब उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा है कि हमने इसमें मतलब क्या टाइम पीरियड लिया है, क्या लिया है। भाई हिस्टोरियन ने जो भी लिखा है, ठीक है, उसने उसके पीछे उसने क्या इंटरप्रिटेशन लगाया है, ठीक है, क्या हिस्टोरिकल मेथड यूज़ किया है, और क्यों उसने ऐसा लिखा है, ये उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। सो इन मेटा हिस्ट्री व्हाट वी डू, वी एग्जामिन underlying structures, narrative choices, and shape how historians write and interpret history. It talks about history of historical writing. देखो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड है, हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग, एंड इट फोकसेस नॉट जस्ट ऑन व्हाट इज रिटन अबाउट द पास्ट बट ऑन हाउ पे कैसे लिखा है, एंड वाई इट इज रिटन इन दैट वे, कैसे लिखा और क्यों लिखा है उस तरीके से। वो ये मेटा हिस्ट्री इसके बारे में बात कर रहे हैं। Now, in meta history, we explore the pre-critical beliefs और फ्रेमवर्क हिस्टोरियन ब्रिंग टू दियर वर्क। भाई हिस्टोरियन जब कोई चीज़ लिखेगा उसकी कुछ अंडरलाइंग एजम्पशंस भी होंगी, उसके कुछ वो उसका जो हिस्टोरिकल वर्क है वो हिस्टोरियन जो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, ठीक है, वो जो उसके बिलीव्स हैं, अंडरलाइंग बिलीव्स हैं, प्री क्रिटिकल बिलीव्स हैं, वो उसके वर्क में भी अपने आप हमको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो वी ट्राई टू एक्सप्लोर थ्रू मेटा हिस्ट्री थ्रू मेटा हिस्ट्री वी ट्राई टू एक्सप्लोर दोज आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स, ठीक है, या इंटरप्रिटेशन जो हिस्टोरियन अपने वर्क में वो इंट्रोड्यूस करता है और उसको पता भी नहीं लगता, बिकॉज वो मैंने बताया ना, जब आप पहले की वीडियोस देखेंगे, बायसनेस है, ठीक है, एविडेंस बायसनेस्ड है, वो ऑटोमेटिकली, या सोशल बायसनेस है, वो अपने आप आ ही जाती है उसके वर्क में। तो ये वाली चीज़ है, हम मेटा हिस्ट्री में इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, हाउ हिस्ट्री इज़ रिटन। हिडन वाइट, भाई बहुत नाम आता है इनका, बहुत फेमस है। तो इट ही इज़ एक्चुअली अ सेंट्रल फिगर इन मेटा हिस्ट्री, एंड ही आर्ग्यूज दैट हिस्टोरियंस इम्पोज लिटरेरी स्ट्रक्चर्स और एम्प्लॉटमेंट ऑन द पास्ट, एंड मेटा हिस्ट्री एनालाइजेज द फिलोसफिकल एंड ऑफन आइडियोलॉजिकल पोजिशंस दैट अंडरपिन वर्क ऑफ हिस्ट्री। ये है जो रोमांस है, कॉमेडी है, ये सब एक हिस्टोरियन क्या करता है, इन लिटरली जो टूल्स हैं ये इम्पोज करता है, जो लिटरेरी स्ट्रक्चर्स हैं उनको इम्पोज करता है, एंड ट्राई टू प्लॉट अ नैरेटिव, ठीक है। तो ये हेड एंड वाइट का कहना है, एंड मेटा हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट नहीं, और सेंट्रल फिगर कौन है, हेड एंड वाइट है। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेटा हिस्ट्री आस्क्स क्वेश्चंस अबाउट हिस्ट्री एज अपोज टू व्हाट इज रिटन इन हिस्ट्री। मैंने बताया ना क्या लिखा है, ये उसके बारे में बात नहीं कर रहे, कैसे लिखा है। सो व्हाट इज द पर्पस और मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, हाउ इट इज शेड बाय नैरेटिव एंड लैंग्वेज, ये इसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ मेटा हिस्ट्री में। व्हाट वैल्यूज, मेटाफर्स और बाइसेस गाइड द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। मेटाफर्स, अगर आप प्रीवियस मेरी वीडियोस देखेंगे मैंने उसके बारे में बात करी है कि हेड एंड वाइट क्या कह रहा है कि लिटरेरी टूल्स यूज़ करता है एक हिस्टोरियन अपने एक नैरेटिव को क्रिएट करने के लिए। और ये वाइट की बहुत फेमस बुक है, मेटा हिस्ट्री द हिस्टोरिकल इमेजिनेशन इन 19th सेंचुरी यूरोप। और इस बुक में वो ही एनालाइजेज हाउ मेजर हिस्टोरियंस सच एज मिशेलेट, रैंके, बर्चार्ड एंड टोकेबिले, how they all constructed narratives and how their ideological and literary choices shaped their historical explanation। कि कैसे ये लोग, इन लोगों ने नरेटिव्स को कंस्ट्रक्ट किया है, और जो उनका आइडियोलॉजी और लिटरेरी चॉइसेस हैं, ठीक है, जो उनका इंटरप्रिटेशन उन्होंने लिया है, तो कैसे उन्होंने उनकी जो हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है, इन चीज़ों ने कैसे उनको शेप किया है। दैट्स व्हाट ही डिस्क्राइब्स इन हिज बुक मेटा हिस्ट्री द हिस्टोरिकल इमेजिनेशन इन द 19th सेंचुरी यूरोप। अब ये थोड़ा समरी टेबल है हमारा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। माइक्रो हिस्ट्री में अगेन ये समझ में आ जाएगा कि इन माइक्रो हिस्ट्री वी डू इंटेंसिव डिटेल स्टडी ऑफ स्मॉल यूनिट्स सच एज इंडिविजुअल लाइव्स, विलेजेस और स्पेसिफिक इवेंट्स टू अनकवर कॉम्प्लेक्सिटी, कंटेक्स्ट एंड मार्जिनाइज परस्पेक्टिव्स। हमारा मेथड क्या रहता है, लोकलाइज्ड, इन डेप्थ, ऑफन नरेटिव,
हमारा मेन एम क्या है इसमें? रिवील द डाइवर्सिटी एंड डेप्थ ऑफ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, एम्पलीफाई वॉइसेस इग्नोर्ड बाय ग्रैंड नैरेटिव्स। एंड कार्लो गिंसबर्ग आपका बहुत इसमें डोमिनेंट फिगर है, ठीक है। और एक सबा दीवान तवाइफनामा, ये तो मेरे एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसे ही और भी हैं काफ़ी सारे। मैक्रो हिस्ट्री में वी एग्जामिन लार्ज स्केल लॉन्ग टर्म पैटर्न्स अक्रॉस सिविलाइजेशंस, सोसाइटीज़ और द वर्ल्ड, लुकिंग फॉर ब्रॉड ट्रेंड्स, साइकिल्स और लॉ ऑफ हिस्टोरिकल चेंज। मेथड क्या है हमारा? ग्लोबल कंपैरेटिव इंटरडिसिप्लिनरी है। आइडेंटिफाई यूनिवर्सल पैटर्न्स, बिग हिस्ट्री और मूवमेंट ऑफ एंटायर सोसाइटीज़। और इसमें क्या है हमारा? एनल्स ऑफ स्कूल, मैंने आपको बताया ना जब हम लोग माइक्रो हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, तो उसके रिएक्शन में आता हूँ। और एनएस स्कूल का जो मेन की फिगर है वो फंड एंड ब्रॉडल है, और इसी ने ही लॉन्ग ड्यूरी का कंसेप्ट भी दिया है। और आर्नोल्ड टॉइन भी, उपेंद्र सिंह, मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया, ये चीज़ है। मेटा हिस्ट्री है, इन मेटा हिस्ट्री वी एनालाइजेज द अंडरलाइंग नैरेटिव स्ट्रक्चर्स, philosophical frameworks and presuppositions that shape how historians write and interpret history. And method क्या है हमारा? beyond scale focuses on narrative and philosophy. aim क्या है हमारा इसमें? यहाँ पे we reveal how histories are constructed, what ideologies, assumptions and literary forms underpin historiography. and main इसमें फिगर है हमारा हिट एंड वाइट, और इनकी जो फेमस बुक है वो है मेटा हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, ये आज के लिए ये वीडियो था, ठीक है। तो ये जो पूरा जो चल रहा है ये फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री है, और आपको सारे जो की टर्म्स हैं बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आप प्लीज़, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये जो प्लेलिस्ट मैंने अभी तक जितनी वीडियोस डाली हैं प्रीवियस वीडियोस के साथ साथ सारी चीज़ें देखते रहिए, और एक कंसेप्ट आपको एकदम ऐसा बिल्ड हो जाएगा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये दोनों क्लोजली इंटर रिलेटेड थोड़े से पेपर्स होते हैं। तो हम इसमें कुछ रिसर्च मेथोडोलॉजी के टॉपिक्स भी कर रहे हैं, कुछ फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ हिस्टोरियोग्राफी के भी क्वेश्चंस कह रहा है, हिस्टोरियोग्राफी के भी टॉपिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स होता है। और यूजीसी नेट का जो अगर यूनिट 10 देखेंगे तो वो पूरा मिक्स दे रखा है उन लोगों ने। तो धीरे धीरे हमारा ये कवर काफ़ी हद तक हो रहा है। आगे मैं डिफरेंट आपको स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा, टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री और पॉलिटिकल हिस्ट्री, वो भी करेंगे, एंड डिफरेंट फिलोसफर्स बिहाइंड दैम। काफ़ी डिटेल में होने वाला है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो गाइस, थैंक यू आज के लिए, ठीक है। और अगर आपको कंटेंट मेरा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे इस चीज़ को बेनिफिट लें। क्योंकि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं ना, इंग्लिश मीडियम के, वो कंटेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको प्रॉब्लम रहती है। दे मतलब वो इधर उधर काफ़ी भटकते हैं बेचारे। हिंदी में टेक्निकल टर्म्स काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं, दैट इज़ वाई मेरे को इतना टाइम लग रहा है ये कंटेंट को मतलब डेवलप करने में। तो आप प्लीज़ इसको मतलब देखिए प्लीज़ सीरियसनेस के साथ। थैंक यू गाइज़।